मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर में आहार एवं पोषण विषय या पेपर के अंतर्गत आज हम संतुलित जो आहार है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी काफ़ी संतुलित आहार के बारे में बताया है। ये बीए पार्ट सेकेंड ईयर का आहार एवं पोषण का टॉपिक है। देखिए, संतुलित आहार, आज हम संतुलित आहार के बारे में चर्चा करेंगे। संतुलित जो आहार है उसका जो अर्थ होता है वो महंगे भोज्य पदार्थों से नहीं होता। हम सोचे कि भाई महंगा भोज्य पदार्थ लेंगे तो वो संतुलित आहार है, ऐसा नहीं है। सस्ते आहारों से भी संतुलित जो भोजन है उसका सेवन किया जा सकता है, परंतु यह हमारी सूझबूझ और आहार के प्रति ज्ञान, पाक विधियों का समुचित हमें जानकारी हो तभी संभव हो पाता है। भारत जो इंडियन जो फूड होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज़्यादा अधिकता होती है और अन्य जो पोषक तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन हो गया, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इनका अभाव रहता है। इनका आहार असंतुलित हो जाता है और असंतुलित आहार की समस्या न केवल मध्यम आर्थिक वर्ग के लोगों की है बल्कि अज्ञानता और अशिक्षा के कारण उच्च आर्थिक वर्ग के लोग भी इसका जो संतुलित जो आहार है उसका पोषण या उसका जो सेवन है वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके भोजन में किसी न किसी पोषक तत्वों की या तो अधिकता होती है या कमी होती है और फिर वो बहुत सारे रोगों के शिकार भी हो जाते हैं। तो संतुलित जो आहार है, हम ये कह सकते हैं कि जो संतुलित आहार है वह भोजन होता है जिसमें सभी पोषक तत्व यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, ये सारे पोषक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, आयु, वजन एवं क्रियाशीलता, अवस्था आदि के अनुसार उचित मात्रा और अनुपात में मौजूद होंगे, तभी वह भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। यानी कि सभी पोषक तत्व हों और वो भी किस हिसाब से, यानी कि जो व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, यानी कि बच्चे की शारीरिक मांग अलग है, वृद्धावस्था है उसकी अलग है, किशोरावस्था है उसकी अलग है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसकी अलग है, आयु उम्र के हिसाब से भी, वजन, क्रियाशीलता और अवस्था आदि के अनुसार उचित मात्रा और अनुपात में मौजूद हो, वो ही संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन में पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन उपस्थित होने चाहिए। पौष्टिक तत्वों की अधिकता और कमी दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अब हम बात करते हैं कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। देखिए, सबसे पहला कारक है लिंग, यानी कि स्त्री और पुरुष, इन दोनों की जो पोषक जो तत्वों की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं दोनों की अलग अलग होती है। अगर हम बात करते हैं कि अगर जैसे कि प्रौढ़ावस्था में स्त्री की अपेक्षा पुरुष का जो शारीरिक भार है, लंबाई, शरीर का क्षेत्रफल, आकार, क्रियाशीलता आदि अधिक होता है। इस कारण पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और 10 से 12 वर्ष की उम्र है उसमें बालक बालिकाओं की जो वृद्धि होती है वो एक जैसी होती है, परंतु इनके बाद, इस अवस्था के बाद दोनों की शारीरिक रचना में अंतर आता जाता है, इसलिए जो पोषक तत्वों की जो मांग है उसमें भी काफ़ी भिन्नता आती है। दूसरी बात करते हैं उम्र। उम्र भी संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारकों में उम्र भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। शिशुओं और बढ़ते बच्चों में सभी पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि और विकास तेजी से होता है। शैशवावस्था में सभी अवस्थाओं से अधिक
मात्रा में तीव्रता से शारीरिक वृद्धि होती है और शारीरिक वृद्धि के हिसाब से बच्चे की पोषक तत्वों की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। प्रौढ़ावस्था में शारीरिक जो वृद्धि है वो रुक जाती है और शरीर में होने वाली टूट फूट के निर्माण हेतु प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था आते हैं तो वृद्धावस्था में शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, शरीर शिथिल हो जाता है, शरीर में नए कोषों और ऊतकों का निर्माण भी नहीं होता। इसलिए जो वृद्धावस्था में सुरक्षात्मक और शरीर निर्माणात्मक तत्व जैसे कि प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण की अधिक आवश्यकता होती है। तीसरा आता है शारीरिक क्रियाशीलता, यानी कि पोषक तत्वों की जो मांग है वो शारीरिक क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। जैसे कि अगर अधिक क्रियाशील व्यक्ति है तो उन्हें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पादक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि मजदूर, किसान, बोझा ढोने वाला व्यक्ति हो गया, रिक्शा चालक, पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। मध्यम क्रियाशीलता व्यक्ति में जो कि हल्के फुल्के काम करते हैं, जैसे कि शिक्षक, क्रैनी, चपरासी, डाकिया, बस कंडक्टर, क्लर्क, महिला आदि। और सेडेंट्री वर्कर साधारण क्रियाशील व्यक्ति होते हैं जो केवल मानसिक कार्य करते हैं और घरेलू कार्य या हल्के फुल्के कार्य भी नहीं करते, वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हमारे जो डॉक्टर्स हो गए, मैनेजर, प्रोफेसर, आईएएस अधिकारी वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। फिर हम बात करते हैं जलवायु और मौसम की। जलवायु और जो मौसम है वो भी हमारी पोषण संबंधी आवश्यकता को प्रभावित करता है, संतुलित आहार को प्रभावित करता है। देखिए, बहुत अधिक सर्दी पड़ती है तो सर्दी से बचाने हेतु शरीर के ताप को सुरक्षित रखने हेतु अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उनके भोजन में फिर वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजनों की अधिकता रहती है। और गर्मी प्रदेश में रहने वालों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए यदि वे ठंडे प्रदेश के लोगों की तरह ही ऊर्जा उत्पादक भोजन का सेवन करेंगे तो वे मोटापे के भी शिकार हो सकते हैं। फिर आता है व्यक्ति का जो है विशिष्ट शारीरिक अवस्था। विशिष्ट जो शारीरिक अवस्था है वो भी हमारी इसको प्रभावित करती है, पोषण संबंधी आवश्यकताओं को। यानी कि जैसे कि विशिष्ट शारीरिक अवस्था कौन सी होती है, जैसे गर्भावस्था, धात्री अवस्था और कोई एक्सीडेंट के बाद की अवस्था, ऑपरेशन के बाद की अवस्था। इनमें शरीर में पोषक तत्वों की जो मांग है वो साधारण अवस्था से बढ़ जाती है। जैसे कि गर्भकालीन में माता के द्वारा ग्रहण किया गया जो भोजन है वो ही बच्चे को के विकास के लिए काम आता है। यदि गर्भावस्था में माता अपर्याप्त भोजन ग्रहण करती है तो शिशु का पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाता और उसको अनीमिया जैसे पोषण न्यूनता जनित बीमारियां भी हो सकती हैं, उसका वज़न भी कम हो जाएगा। और यही धात्री अवस्था है, उसमें जैसे माता के दूध से ही बच्चे के पोषण संबंधी आवश्यकता होती है, तो वही बात है, अगर माता अच्छा लेगी तो बच्चे को भी अच्छा, उसका जो निर्माण है वो अपना अच्छा हो जाएगा। संतुलित आहार के लिए भोजन में उचित अनुपात और मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण भी होने चाहिए, जिससे कि शरीर का पोषण है वो आसानी से हो सके। अब देखिए, ICMR ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यकताओं की सिफारिश करी और उसने जितने भी मैंने आपको बताया है उसमें अलग अलग अवस्थाओं में कौन कौन सा आहार दिया जाना चाहिए और कितनी कितनी पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं वो होनी चाहिए, ये ICMR ने रिकमेंडेड करी है। संतुलित आहार के आयोजन हेतु यह जानना अति आवश्यक है कि किन किन भोज्य पदार्थों में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं।
जब व्यक्ति को भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों की जानकारी होगी तभी व्यक्ति संतुलित आहार का आयोजन कर सकेगा। विभिन्न अवस्था में और विभिन्न आय वर्ग के लोगों को कितनी मात्रा में भोजन और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, यह बात भी व्यक्ति को अगर वो जानेगा तभी वो संतुलित जो आहार है उसका वो जो आयोजन है या उसकी जो कैलकुलेशन है वो अच्छे से कर सकेगा। अब ICMR ने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बताई हैं कि कितनी कितनी कैलोरी या कितना कितना जो प्रोटीन है वो किस किस आय वर्ग के लिए ज़रूरी होता है। अगर देखो जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति जैसे कि कोई महिला है और वो साधारण अवस्था में है तो उसको 1875 किलो कैलोरी चाहिए। मध्यम वर्ग की महिला है तो उसको 2225, और अगर वो बहुत हैवी वर्कर है तो उसको 2925 कैलोरी चाहिए। और यही कैलोरी का जो रेशो होता है वो गर्भावस्था में +300 हो जाता है, और धात्री अवस्था में अगर वो 0 से 6 माह का है पहले तो प्लस इसमें 550 किलो कैलोरी, और 6 से 12 में +400 हो जाती है। यानी कि इस बात से यह साबित होता है कि अलग अलग जैसे कि साधारण कार्य करने वाला, मध्यम कार्य करने वाला और अधिक कार्य करने वाला, इन तीनों अवस्थाओं में कैलोरी रिक्वायरमेंट्स देखिए अलग अलग हो गई। यानी कि 1875, 2225 और 2925। और यही अवस्था में यानी कि गर्भावस्था में अगर साधारण महिला है तो उसको 1875 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस उसकी 300 कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसी तरीके से प्रोटीन की बात करते हैं तो 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे के हिसाब से, और अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें +15 और ऐड हो जाता है। तो ये जो मैं आपको ये जो सारी चीज़ बता रही हूँ ये हमारी संतुलित आहार के अंतर्गत ही आती है। यानी कि संतुलित आहार अगर हम आयोजन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि व्यक्ति विशेष को प्रॉपर संतुलित आहार मिले, तो हमें इन कारकों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, तभी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही अच्छे से उत्तम हो जाता है। तो आप सभी इस संतुलित आहार और संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इसके आप नोट्स बना लीजिए, और कोई भी समस्या आती है तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।